मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पर आधारित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर हम इन एमसीक्यूज की बात करते हैं, ये सभी एमसीक्यूज, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमारे पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। हमने 1 से लेकर के 25 क्वेश्चंस तक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जा कर के उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 26 से लेकर के 55 तक। ये टॉप 100 एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ है जिसमें हम 1 से लेकर के 100 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि सभी एमसीक्यूज़ आधारित होंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पर और उनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क हैं उन पर। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है, द पोएट टेनिसन डिड नॉट गेट हिज पोइट्री पब्लिश। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अगर हम टेनिसन की बात करते हैं तो इनकी जो जन्म हुआ था वो 6 अगस्त 1809 को हुआ था और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 6 अक्टूबर 1892 में हो गई थी। तो अगर हम टेनिसन जो हैं, टेनिसन की बात कर लेते हैं। डिड नॉट गेट हिज पोइट्री पब्लिश, इन्होंने अपनी पोइट्री को पब्लिश नहीं कराया। अबाउट 10 ईयर्स, कितने सालों तक? 10 सालों तक। बिकॉज ऑफ के कारण, क्यों नहीं करवाया था दोस्तों? तो द ब्रूचुअल क्रिटिसिज्म, इनका बहुत ज़्यादा आलोचना की गई थी। ऑफ हिज 2 वॉल्यूम, इनके 2 वॉल्यूम्स की बहुत ज़्यादा आलोचना की गई थी। इसके कारण पोइट्री अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपनी पोइट्री को पब्लिश नहीं कराया। कितने सालों तक? 10 सालों तक। और ये 10 सालों का जो पीरियड था वो पीरियड ऑफ साइलेंस के नाम से जाना गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान बनाए रखना। ये जो 10 सालों का पीरियड था जिस पीरियड में इन्होंने अपनी पोइट्री को पब्लिश नहीं कराया, इस पीरियड को पीरियड ऑफ साइलेंस के नाम से जाना गया। ये ड्यूरेशन कब से कब तक थी, ये आंसर आपको करना है। तो ये जो ड्यूरेशन थी दोस्तों वो 1832 से लेकर के 1842 तक, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। इसके बाद हम दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो दूसरा नंबर हमारा कौन सा है? द लिरिक। कौन सी की बात कर ली? द लिरिक। एक इनका लिरिक है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यारा सा है, एलटी ग्रेड में भी इसको लगा हुआ है ये। ठीक है, तो इनका जो ब्रेक ब्रेक है वो एक्सप्रेस करता है टेनिसन की ग्रीफ को, टेनिसन के दुख को ओवर दी डेथ ऑफ किसकी मृत्यु पे। मेरे कहने का मतलब है जो ब्रेक ब्रेक पोइम है वो किसकी मृत्यु से दुखी होकर के अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा था? तो आर्थर हैलम की मृत्यु से दुखी होकर के इन्होंने लिखा था। किसकी? आर्थर हैलम। ध्यान बनाए रखना, किसकी मृत्यु से दुखी होकर के इन्होंने लिखा था इसको? आर्थर हैलम की मृत्यु से दुखी होकर के इसको लिखा था। अच्छा, अब हम ब्रेक ब्रेक की बात कर लेते हैं। ये एक लिरिक है, ध्यान बनाए रखना, जो कि पब्लिश हुआ था कब? 1842 में। कब ये पब्लिश हुआ था? 1842 में, ध्यान बनाए रखना। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, हु ऑथर्ड, किसने, कौन लेखक हैं द पोइम? और 2 पोइम्स की मैं बात कर रहा हूँ। द 2 वॉइसेस और लॉक्सले हॉल मॉटेड द ऑथर। द 2 वॉइसेस, लॉक्सले हॉल एंड मॉटे द ऑथर के लेखक कौन है? तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। कौन है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ध्यान बनाए रखना। 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 29 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है, ब्यूटीफुल लिरिक्स लाइक टीयर्स है, इडिल टीयर्स है, कम डाउन है, ओ मेड, ये सभी लिरिक्स इनके इंक्लूड किए गए। किस में इनको इंक्लूड किया गया था? तो इनको इंक्लूड किया गया था द प्रिंसेस अ मेडली में। किस में? द प्रिंसेस अ मेडली में, जो कि 1847 में आई थी। कब आई थी? 1847 में। ध्यान बनाए रखना। इन मेमोरियम इंपॉर्टेंट पोइम है, ध्यान बनाए रखना। इन मेमोरियम इज एक क्या है? एक एलेजिक पोइम है। क्या है दोस्तों? एक एलेजिक पोइम है। और इन मेमोरियम एच, यानी कि आर्थर हेनरी हैलम की मृत्यु से दुखी होकर के इसको लिखा गया था दोस्तों। और इसका राइम स्कीम की बात करते हैं तो ABBA है और ये आइम्बिक टेट्रामीटर में इसको लिखा गया है। इसका ओरिजिनल टाइटल इन मेमोरियम का क्या है? द वे ऑफ द सोल है। अब एक चीज़ और बता दूं जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये जो पोइम थी इन मेमोरियम, ये कंप्लीट की गई थी 1849 में। 1849 में मेरे दोस्त इसको कंप्लीट किया गया था, लेकिन इसको पब्लिश किया गया था 1850 में। कब पब्लिश किया गया था? 1850 में इसको पब्लिश किया गया था। ये एक पर्सनल एलेजी कहलाती है, ये भी ख्याल रखना इसके बारे में। अगला देखो, जिसकी बारे में मैं बात कर रहा था कि दी पोइटिक कलेक्शन, इनका कौन सा पोइटिक कलेक्शन था? टुक 17 ईयर्स टू कंप्लीट, जिसको कंप्लीट करने में 17 सालें लग गई। इट इज़ कलेक्शन ऑफ 131, यानी कि 131 पोइम्स का ये कलेक्शन था। विच आर रिटेन टू पे, जिसको लिखा गया था
पे करने के लिए, ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि पे करने के लिए, और किसको श्रद्धांजलि पे करने के लिए? आर्थर हेलम को। इट वाज पब्लिश्ड इन 1850। ये पब्लिश हुआ था 1850 में, कंप्लीट हुआ था 1849 में। और विच पोइटिक कलेक्शन इज इट? ये कौन सा पोइटिक कलेक्शन है? इन मेमोरियम। कौन सा पोइटिक कलेक्शन है? इन मेमोरियम AHH। इतना क्लियर हो गया। बाकी इन मेमोरियम के बारे में जो इंपॉर्टेंट की फैक्ट थे वो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। द नेक्स्ट बाइबल इन मेमोरियम इज़ माई कम्फर्ट। बहुत प्यारा सा लाइन है। क्या कहा गया था कि नेक्स्ट टू द बाइबल, बाइबल के बाद इन मेमोरियम जो है वो इनका सबसे ज़्यादा कंफर्ट है, इनको सबसे ज़्यादा राहत प्रदान करता है, सबसे ज़्यादा खुशी प्रदान करता है। दिस इज़ द रिमार्क। और ये रिमार्क करने वाली कौन थी? तो इस रिमार्क को करने वाली क्वीन विक्टोरिया थी दोस्तों। कौन थी? क्वीन विक्टोरिया। ध्यान बनाए रखना, क्वीन विक्टोरिया। अगला 33 नंबर पे क्वेश्चन जरा एक बार देख लो। 33 नंबर क्या कहता है हमारा कि बीच पोइटिक कलेक्शन ऑफ टेनिसन। टेनिसन का कौन सा पोइटिक कलेक्शन? अबाउट्स अ हेमलेशियन सोलिलोकिस। तो हेमलेशियन सोलिलोकिस कौन सा पोइटिक कलेक्शन है टेनिसन का? तो यहाँ पर जरा एक बार को देख लीजिएगा कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, एक ऑप्शन सही है। तो कौन सा है पोइटिक कलेक्शन? मॉड। मॉड क्या है? ये एक मोनोड्रामा है और इसको 1855 में दोस्तों पब्लिश कराया गया था। अगला 34 नंबर पे देखो, हु कंसिडर्ड, कौन मानता था मॉड को टू बी दी एंटीफोनल वॉइस, एंटीफोनल वॉइस इन ऑफ इन मेमोरियम। ठीक है, एंटीफोनल वॉइस क्या होती है? एक प्रकार की क्या होती है, तुम कह सकते हो कि प्रतिध्वनि नहीं होती है, जैसे बहुत तेज़ किसी बंद कमरे में आवाज़ निकालो बाद में हल्की हल्की आवाज़ आती रहे, उसी को कहते हैं। तो इन मेमोरियम की प्रतिध्वनि वाली आवाज़, इसको किसने माना मॉड को? तो किसने माना था? लॉबेल थे दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन थे? लॉबेल। कौन थे? लॉबेल। मॉड बियर्स, अगला क्वेश्चन है, मॉड बियर्स द ऑटोबायोग्राफिकल टचेज और इट प्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ लव। इसमें एक प्यार की कहानी को प्रेजेंट किया जाता है ऑफ अ मॉर्बिड हीरो फॉर मॉड। साइड बाय साइड इट इज टेनिसन्स ओन स्टोरी ऑफ लव फॉर। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो मॉड है उसमें एक आत्मकथात्मक स्पर्श आपको देखने को मिलता है, ऑटोबायोग्राफिकल टचेज आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें जो प्रेजेंट किया जाता है यह मॉड के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रेम कहानी को प्रस्तुत करने वाली एक क्या थी? एक कविता थी। और साथ ही साथ इसमें टेनिसन के खुद की प्रेम कहानी को भी दर्शाया गया। क्या दर्शाया गया? खुद की प्रेम कहानी को भी दर्शाया गया। और किस पर आधारित थी? रोज, जो रोज वार्लिन थी, एन जी होगा यहाँ पे थोड़ा सा मिट, रोज वार्लिन, BARING है। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, इनके प्यार में भी ये पड़े हुए थे। तो टेनिसन्स फेवरेट पोइम इज, टेनिसन की सबसे ज़्यादा फेवरेट पोइम कौन सी है? टेनिसन की सबसे ज़्यादा फेवरेट पोइम कौन सी है दोस्तों? तो कौन सी सबसे ज़्यादा फेवरेट पोइम है? मॉड ही है। कौन सी है? मॉड। बी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा? मॉड। अब अगला क्वेश्चन मैं बात करता हूँ 37 नंबर पे। दी पोइम टू वर्जिल, इनकी एक पोइम है। अच्छा, एक वर्जिल पोइम जो है होरिस के द्वारा भी लिखी गई है, ध्यान बनाए रखना। टू वर्जिल इज फ्रॉम द पेन ऑफ, किसके द्वारा लिखी गई? तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो 38 नंबर पे, प्यारा सा क्वेश्चन है। और कौन सा क्वेश्चन है? आई सल्यूट दी मोंटोवेनो। ठीक है, अब ये किसको सल्यूट करने की बात कर रहे हैं? मोंटोवेनो को। ठीक है, किसको सल्यूट करने की बात कर रहे हैं? मोंटोवानो को। यानी कि मैं तुम्हें सलाम करता हूँ मोंटोवानो, मैं जो तुम्हें अपने दिन की शुरुआत से प्यार करता हूँ। मैं यानी कि आई डैट लव्ड, जो प्यार करता हूँ, दी सिंस माई डे बिगिन, जब दिन की शुरुआत से ही मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। बेल्डर ऑफ दी स्टेट लिस्ट मेजर एवर माउल्डेड बाई द लिप्स ऑफ मैन। इन दिस लाइन्स, इन लाइनों में मोंटवानो कौन है? मोंटवानो कौन है? तो मोंटवानो वर्जिल को दिखाया गया। किसको? वर्जिल को। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, द पोएम टू वर्जिल वाज कंपोज्ड बाय टेनिसन। एक पोएम जिसका नाम वर्जिल है, ठीक है, ये टेनिसन के द्वारा लिखी गई है। और किस अकेजन पे? टेनिसन ऑन द अकेजन ऑफ वर्जिल्स। तो 19 सेंटनरी सेलिब्रेशंस, यानी कि 19वीं शताब्दी का जो महोत्सव था उसके दौरान इसको लिखा गया था। अगला क्वेश्चन
40 नंबर पे अ वाइट हेयर्ड शैडो रोमिंग लाइक अ ड्रीम, इसमें कौन सा है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। वो क्या कहते हैं कि एक सफ़ेद बालों वाली छाया, एक सफ़ेद बालों वाली शैडो एक सपने की तरह घूम रही है। टेनिसन एक इन पंक्तियों में कहते हैं, तो तिथोनस किस में कहते हैं, तिथोनस। अब तिथोनस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लो, बहुत प्यारी सी इम्पॉर्टेंट है इनकी तिथोनस। तो तिथोनस की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ध्यान बनाए रखना, जिसको लिखा गया था 1833 में। लेकिन ध्यान बनाए रखना, सिर्फ कंपोज ही किया गया था 1833 में, पब्लिश नहीं कराया गया। इसको 1807 तक, मैं बता दे रहा हूँ 1860 यानी कि 1860 तक इसको पब्लिश नहीं कराया गया था। लेकिन 1860 में ये सबसे पहली बार एक मैगजीन थी, उस मैगजीन का नाम था कॉर्नहिल मैगजीन, ठीक है। इसमें फरवरी का जो एडिशन इसका आया था, इसमें ये अपीयर्ड हुई थी, ध्यान बनाए रखना, कौन सी, तिथोनस। फिर बता दें हम आपको तिथोनस, अच्छा इसमें तिथोनस जो होता है ये किसका भाई होता है, प्रियम का भाई होता है। अच्छा क्वेश्चन ही आगे आ गया। अगला क्वेश्चन है तिथोनस वाज द ब्रदर ऑफ, ये किसका भाई दिखाया जाता है, तो प्रियम का भाई दिखाया जाता है। एक क्वेश्चन हमारा 42 नंबर पे अगर हम बात करते हैं, 42 नंबर पे तिथोनस वाज लव्ड बाय द ग्रीक गॉडेस ऑफ डॉन। गॉडेस ऑफ डॉन जो भोर की देवी होती हैं, भोर की देवी यानी सुबह, डॉन होता है ब्रह्मा मुहूर्त का समय, 4 बजे 5 बजे का टाइम जो है वो डॉन कहलाता है। तो मॉर्निंग की देवी यानी कि शाम की देवी, या सॉरी क्या कह रहा हूँ, भोर की देवी, प्रातः यानी कि भोर की देवी किसको कहा जाता है, तो किसको, वीनस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, वीनस के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 43 नंबर पे। अब बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि दी प्रॉब्लम ऑफ बाईगेमी, बाईगेमी क्या होता है, ये द्विविवाह के लिए बोला जाता है, द्विविवाह, ठीक है। एंड द इशू रिलेटेड विद इट आर डिस्कस किया गया इन द पोइम, और कौन सी पोइम में, यानी कि द्विविवाह की समस्या और इससे संबंधित मुद्दे कौन सी कविता में जो है चर्चा की गई है, तो उसका आपको क्या कराना है, नाम बताना है। तो NH आर्डन, किसमें, NH आर्डन, इसमें कौन होता है, एक फिशरमैन होता है जो काफ़ी लंबे समय के बाद वापस आता है। और जब वापस आता है, पहले ये क्या होता है, पूरा परिवार जो है बिछड़ गया होता है एक शिप रैक में, यानी कि मछली पकड़ने जाते हैं, वहाँ पर तूफान वगैरह आ जाता है तो ये बिछड़ जाते हैं। लगभग 10 सालों के बाद जब ये दोबारा वापस आता है तो देखता है कि इसकी पत्नी जो हैं वो दूसरी शादी कर ली होती हैं। तो ये डिस्कस करता है कि ठीक है, ये डिसाइड कर लेता है कि अब मुझे इनकी शादी में कोई खलल नहीं डालना है। तो ये NH आर्डन की थोड़ी सी हल्की फुल्की कहानी है, अगर आपने पढ़ी होगी तो समझ आ रही होगी। 44 नंबर क्वेश्चन में वही चर्चा की गई है। दिस पोइम, यह पोइम इज़ द स्टोरी, एक कहानी है, ऑफ अ फिशरमैन, एक फिशरमैन की, हु रिटर्न्स, जो वापस आता है, आफ्टर अ लॉन्ग अब्सेंस, एक लंबी समय पीरियड के बाद में, एक लॉन्ग अब्सेंस, एक लंबी अवधि के बाद में, एंड सीज, और क्या देखता है, डेट की हिज वाइफ इज हैप्पली मैरिड, उसकी जो पत्नी है वो खुशी खुशी शादी कर लेती हैं, टू अ अनदर मैन, एक दूसरे व्यक्ति से। हेंस, इस प्रकार ये जो आदमी होता है, फिशरमैन होता है, डिसाइड करता है नॉट टू डिस्टर्ब हर लाइफ, कि वह उसकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब एक मछुआरा की कहानी है जो लंबे समय के बाद वापस आता है और देखता है कि उसकी पत्नी किसी दूसरे आदमी से खुशी खुशी शादी कर चुकी है, इसलिए वह उसके जीवन में खलल ना डालने का फैसला करता है कि मुझे इनके जीवन में किसी तरीके की कोई खलल नहीं डालना, डिस्टर्ब नहीं करना है इनको। ये कौन सी कविता क्यों मैं बात कर रहा हूँ, तो NH आर्डन की बात कर रहा हूँ। किसकी, NH आर्डन, सी ऑप्शन हमारा सही होगा 44 का। 45 नंबर की बात करते हैं। मॉटेड दी अर्थर, ओरिजिनली रिटन, और ओरिजिनली इसको कब लिखा गया था, 1834 में लिखा गया था, लेकिन इसको पब्लिश कराया गया था, एक पोइम्स वॉल्यूम आया था इसमें, और पोइम्स 1842 में इसको पब्लिश कराया गया था, ठीक है। तो कब, 1842 में, ध्यान बनाए रखना। 46 नंबर की बात करते हैं। 4 एडल्ट्स, ठीक है, एनिड, निम्यू, एलेन एंड गुनेवर अपीयर्ड इन दी वन वॉल्यूम इंटाइटल्ड, जिसका शीर्षक था आइडल्स ऑफ द किंग इन। कब आई थी ये 1859 में, ए ऑप्शन 1859। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पासिंग ऑफ आर्थर इज
एक्सटेंडेड फॉर्म, ये जो हमारी पासिंग ऑफ अर्थर है वो एक एक्सटेंडेड का मतलब होता है विस्तारित रूप, एक्सटेंडेड का मतलब होता है दोस्तों विस्तारित रूप, एक्सटेंडेड फॉर्म है। किसका एक्सटेंडेड फॉर्म है? तो मॉटे दी अर्थर का। किसका? मॉटे दी अर्थर, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। 48 नंबर देखो, लेटर 4 मोर एडल्ट्स द कमिंग ऑफ अर्थर, द होली ग्रेल, ठीक है, पैलेस, द आर्ट एंड द पासिंग ऑफ अर्थर वर इंक्लूडेड इन आइडियल्स ऑफ द किंग्स इट अपीयर्ड इन। ये कब अपीयर हुई थी? 1859 में, 1869 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आफ्टर द रिवाइज वर्जन ऑफ आइडियल्स, यानी कि किसके रिवाइज वर्जन के बाद, संशोधित संस्करण के बाद में आइडियल्स, जैसे अगर हम बात करें लाइक द लास्ट टूर्नामेंट इन 1872, फिर किसकी बात करते हैं? गैरेट एंड लेनेट की बात करते हैं, गैरेट एंड लेनेट की बात करते हैं, ये भी 1872 में। और फिर मैं किसकी बात करता हूँ? फिर मैं बात करता हूँ आपको वालिन एंड वालम की, बालिन एंड वालम की, ठीक है, जो कि 1885 में शामिल किया गया था, ठीक है। इस पुस्तक को कंप्लीट करने में कितने 25 ईयर्स लग गए। इस पुस्तक को मेरे दोस्त कंप्लीट करने में कितना समय लग गया? 25 ईयर्स लग गए। द आइडियल्स केम इन फाइनल फॉर्म में जब ये आया था तो 1885 में आया था। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1 वॉल्यूम कंप्लीट एडिशन इन कब? 1889 में, 1889 में, 1889 में, ध्यान बनाए रखना। 50 की बात करते हैं तो 50 नंबर पे कौन सा है? विच प्ले ऑफ टेनिसन इज नॉट अ प्ले ऑफ हिस्टोरिकल ट्रायलॉजी, यानी कि हिस्टोरिकल ट्रायलॉजी में कौन सा नहीं है। अच्छा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने एक हिस्टोरिकल ट्रायलॉजी लिखी थी, इसमें कौन कौन से प्ले थे? तो क्वीन मैरी, हेराल्ड और बेकेट थी। कौन कौन से? क्वीन मैरी, हेराल्ड और बेकेट। ध्यान बनाए रखना, ये तीनों थे। कौन सा नहीं था, यही हमसे पूछा गया है कि कौन सा प्ले नहीं था हिस्टोरिकल ट्रायलॉजी में। तो दी कप नहीं था। कौन सा नहीं था दोस्तों? दी कप जो है वो हिस्टोरिकल ट्रायलॉजी में नहीं था। ये क्या है? दी कप जो है वो 2 एक्ट का प्ले है, 2 एक्ट का प्ले है, ध्यान बनाए रखना। और 1881 में दी कप आया था। दी कप कब आया था? 1881 में, ठीक है। एज अ प्ले राइट अगर हम बात करें, एक नाटककार के रूप में टेनिसन बाज अनसक्सेसफुल थे। कैसे? बी ऑप्शन, अनसक्सेसफुल थे दोस्तों। ये प्ले राइट नाटककार के रूप में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, यानी कि अनसक्सेसफुल रहे। अगला क्वेश्चन है टेनिसन स्वान सॉन्ग। टेनिसन का स्वान सॉन्ग कौन सा है? तो क्रॉसिंग दी बार है। कौन सा है स्वान सॉन्ग दोस्तों? क्रॉसिंग दी बार है, ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु ऑथर्ड हायर पैंथिज्म। हायर पैंथिज्म के लेखक कौन है? तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। हायर पैंथिज्म के लेखक कौन है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। अगला 54 नंबर पे देख लो एक बार, द लेडी ऑफ सैलोट इज़ अ नरेटिव पोइम। पहली चीज़ हमको ये पता लग गया, पहला की फैक्ट, जो लेडी ऑफ सैलोट है वो एक नरेटिव पोइम है और डील्स करती है, यानी कि किसको डील करती है? जब आप लेडी ऑफ सैलोट को पढ़ोगे तो इसमें आपको पता चलेगा ये किसको डील करता है? ट्रैजिक लव को। किसके ट्रैजिक लव को? ये आपको बताना है। तो किर्ची एलन की, किसके? एलन के ट्रैजिक लव को ये डील करता है। अच्छा, लेडी ऑफ सैलोट के बारे में थोड़ा सा और बता दूँ, ये एक नरेटिव पोइम, ये तो तुम्हें पता ही लग गया है, ठीक है। 4 पार्ट्स में इसको लिखा गया है। विक्टोरियन बैलड भी कह सकते हो। इसके 2 वर्जन आए थे। पहला वर्जन जब आया था तो 1833 में आया था। इसमें लगभग 19 स्टेंजर थे, ठीक है। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है इसका दूसरा वर्जन 1842 में आया था। और 1842 में जब इसका वर्जन आया था दूसरा, तो इसमें 20 स्टेंजर थे। एक में जो 33 वाला था उसमें 19 स्टेंजर थे, और जो 42 वाला था उसमें कितने? 20 स्टेंजर थे, ठीक है। तो लेडी ऑफ सैलोट के 54 के बाद हम 55 की बात करेंगे, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं इसके 3rd पार्ट यानी कि तीसरी वीडियो में डिस्कस करूँगा। सर बेडीवर अपीयर्स। जो सर बेडीवर होते हैं वो अपीयर्स होते हैं, किस में दिखाई देते हैं? मॉर्टे दी अर्थर में इसको दिखाई। ये जो कैरेक्टर होता है सर बेडीवर, ये मॉर्टे दी अर्थर, ठीक है, जिसका एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है? पासिंग ऑफ अर्थर, द पासिंग ऑफ अर्थर, ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ध्यान बनाए रखना। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।